अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे डेवलपमेंट को। तो डेवलपमेंट इन एनिमल्स एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स में हमने डिफरेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि एक सेल के बेसिकली जो कंपोनेंट होते हैं वो तीन हैं। नंबर वन साइटोप्लाज्म, सेकेंड न्यूक्लियस और थर्ड वन है सेल मेम्ब्रेन। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे जो डेवलपमेंट है इसमें साइटोप्लाज्म का रोल होता है या न्यूक्लियस का होता है या सेल मेम्ब्रेन का। क्योंकि सेल मेम्ब्रेन का तो तस्वर भी नहीं होता, तो हमारे पास दो कंपोनेंट रह गए, रोल ऑफ साइटोप्लाज्म और रोल ऑफ न्यूक्लियस। आइए स्टूडेंट्स, हम डिफरेंट पॉइंट से इनको डिस्कस करते हैं कि जो डेवलपमेंट है इसमें साइटोप्लाज्म डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा है या न्यूक्लियस। सबसे पहले हम रोल ऑफ साइटोप्लाज्म इन डेवलपमेंट देखते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास कुछ डिटर्मिनेंट्स होंगे, वो है मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स। मॉर्फो का मतलब होता है शक्ल, जेनेटिकली जो शक्ल को डिटरमाइन करें वो कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं। बेसिकली ऐसा होता है कि सेल की शेप को कौन से जो पार्ट हैं वो डिटरमाइन करते हैं। क्योंकि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के सेल्स मौजूद हैं, स्किन के सेल्स हैं या बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के सेल्स हैं, तो उनको डिटरमाइन करने के लिए साइटोप्लाज्म अहम रोल परफॉर्म करता है। आइए इसके कुछ पॉइंट्स को देखते हैं। डिफरेंट साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट, साइटोप्लाज्म के डिफरेंट कंपोनेंट कंटेन डिफरेंट मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स जो नेक्स्ट जो किसी भी सेल की किस्मत को बताते हैं। ये नेक्स्ट जो है कौन से बॉडी के पार्ट के सेल्स बनेंगे। These morphogenetic determinants are responsible for all cell differentiation. ये सेल्स में डिफरेंशिएशन सेल्स में फ़र्क करते हैं। These determinants are present in the ब्लास्टोमीर, ब्लास्टोमीर में ही ये मौजूद होते हैं। स्टूडेंट्स, ब्लास्टोमीर क्या है? हमने देखा था कि जब क्लीवेज हो रही थी डेवलपमेंट की स्टेज के दौरान, तो जो मोरूला स्टेज बना था वहाँ पे जो सेल्स थे उनको हमने ब्लास्टोमीर का नाम दिया। अब स्टूडेंट्स, जो रोल ऑफ साइटोप्लाज्म है इसको हम एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। आइए हम एक लॉयर कॉर्डेट लॉयर स्टूडेंट्स, कॉर्डेट्स कौन से होते हैं जिनमें वर्टिब्रल कॉलम मौजूद हो लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग ना हो, उनको हम लोअर कॉर्डेट्स कह देते हैं। अब लोअर कॉर्डेट्स की एग्जांपल है एसिडियंस। एसिडियन बेसिकली एक लोअर कॉर्डेट है। हायर कॉर्डेट की मैं बात करूँ तो मेरे पास वर्टिब्रेट्स होंगे, फिशेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स। ये लोअर कॉर्डेट्स है, इतना वेल डेवलप्ड नहीं है। इसकी मिसाल से हम रोल ऑफ साइटोप्लाज्म को देखते हैं। इसका हम एक फर्टिलाइज्ड एग ऑफ लोअर कॉर्डेट, जो लोअर कॉर्डेट इसका फर्टिलाइज्ड एग लेते हैं, कंटेन साइटोप्लाज्म 4 डिफरेंट कलर्स। अब जो लोअर कॉर्डेट्स है इसका जो साइटोप्लाज्म है 4 डिफरेंट कलर्स रखता है। These cytoplasms are segregated into different blastomeres। ये जो इसका साइटोप्लाज्म में डिफरेंट ब्लास्टोमियर्स में, इनके डिफरेंट सेल्स में ये सेपरेट हो जाता है। अब यहाँ पर इसके 4 किस्म के साइटोप्लाज्म हैं। क्लियर साइटोप्लाज्म प्रोड्यूस लार्वल एपिडर्मिस, जो लार्वा है उसके एपिडर्मिस को प्रोड्यूस करता है। येलो साइटोप्लाज्म गिव राइज टू मसल सेल्स। ग्रे वेजिटल साइटोप्लाज्म गिव राइज टू गट। ग्रे इक्वेटोरियल साइटोप्लाज्म प्रोड्यूस नोटोकॉड एंड न्यूरल ट्यूब। जो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक एसिडियन है, इसमें बेसिकली 4 साइटोप्लाज्म के रीजन है। सबसे बाहर वाला क्लियर साइटोप्लाज्म, देन येलो साइटोप्लाज्म और येलो कलर की लोअर साइड पे ग्रे वेजिटल साइटोप्लाज्म और बिल्कुल सेंटर में ग्रे इक्वेटोरियल साइटोप्लाज्म और उसके सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद है। इस तरह ये साइटोप्लाज्म डिफरेंट रीजन्स में मौजूद हैं और ये डिफरेंट साइटोप्लाज्म है, ये डिफरेंट मॉर्फोजेनेटिक करैक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं। तो इस तरह ग्रे, येलो, क्लियर साइटोप्लाज्म, ग्रे वेजिटल साइटोप्लाज्म, ग्रे इक्वेटोरियल साइटोप्लाज्म, ये सेल के अंदर डिफरेंट रोल परफॉर्म करते हैं क्योंकि इसके अंदर सेल की शेप को डिटरमाइन करने वाले बेसिक कंपोनेंट, जिसको हम डिटर्मिनेंट्स कहते हैं, वो मौजूद होते हैं और सेल की डिफरेंशिएशन में ये अहम रोल परफॉर्म करते हैं। जी बेटा, अब हम बात करेंगे रोल ऑफ न्यूक्लियस इन द डेवलपमेंट। जो न्यूक्लियस है ये किस तरह रोल परफॉर्म करता है। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जो
एक सेल है, इसके तमाम कंपोनेंट को कंट्रोल करते हैं जीन, और वो जीन होते हैं न्यूक्लियस में। मोस्ट ऑफ द जीन कंट्रोल द सब्सटेंसेस। जो जीन्स हैं ये एक सब्सटेंसेस को कंट्रोल करते हैं। सब्सटेंसेस कौन से? मोस्टली जो जीन है ये प्रोटीन बनाएगा, और प्रोटीन सेल की स्ट्रक्चर और फंक्शन को मेंटेन करती है। दी सब्सटेंसेस कैन इजीली बी आइडेंटिफाइड इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ये आसानी से इनको पहचाना जा सकता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, जो दी सब्सटेंसेस आर प्रोबेबली प्रोड्यूस इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ही प्रोड्यूस होते हैं, साइटोप्लाज्म में ही इनको आइडेंटिफाई किया जाता है और इसको कंट्रोल करते हैं जीन। इट हैज़ बीन फाउंड दैट experiment in some cases nucleus itself or immediate neighborhood produce developing active substances। कहते हैं कि कुछ एक्सपेरिमेंट से यह साबित भी किया है कि न्यूक्लियस बजाते खुद और नेबरिंग साइटोप्लाज्म इसकी जो प्रोडक्शन है इसको कंट्रोल कर रहा होता है। आइए अब हम एक एग्जाम्पल के साथ रोल ऑफ न्यूक्लियस को समझते हैं। अब मिसाल है मेरे पास एसिटेबुलेरिया। एसिटेबुलेरिया बेसिकली एक एल्गी है, और एल्गी कौन सी? मल्टी सेलुलर एल्गी। एसिटेबुलेरिया मेरीन, ग्रीन एंड मल्टी सेलुलर एल्गी। एसिटेबुलेरिया कंसिस्ट ऑफ, एसिटेबुलेरिया के बेसिकली 3 पार्ट होते हैं बॉडी के। राइजोइड, बेसिकली ये रूट लाइक स्ट्रक्चर है। हेल्प इन द अटैचमेंट टू द ग्राउंड, ज़मीन के साथ जुड़ने में ये हेल्प करते हैं। दूसरा पार्ट इसका लॉन्ग स्टाक अराइज फ्रॉम द राइजोइड। राइजोइड से एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर राइज होता है। देन अम्ब्रेला कैप शेप कैप इज प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ दिस स्टाक। स्टाक की जो टॉप है उसके ऊपर अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर मौजूद होता है। जी स्टूडेंट्स, राइजोइड रूट लाइक स्ट्रक्चर है पहला पार्ट, दूसरा स्टाक, थर्ड है कैप लाइक स्ट्रक्चर। एसिटेबुलेरिया का, एसिटेबुलेरिया इज सेवरल सेंटीमीटर लॉन्ग यूनिसेलुलर एल्गी है। इसके कुछ मेंबर मोस्टली मल्टीसेलुलर। हेंस वन एल्गा कैन बी सीन थ्रू द नेकेड आई। चूँकि एक एल्गा को हम जो मल्टीसेलुलर है उसको नेकेड आई से देख सकते हैं। इट कंटेन न्यूक्लियस इन इट्स बेस। अब स्टूडेंट्स ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो न्यूक्लियस है वो मौजूद है इसकी बेस में, बेस पे न्यूक्लियस मौजूद है। एसिटेबुलेरिया हैज़ 2 स्पीशीज ऑन द बेसिस ऑफ कैप। कैप की बुनियाद पर इसकी 2 स्पीशीज हैं, एसिटेबुलेरिया मेडिटेरेनिया और दूसरा एसिटेबुलेरिया ग्रैन्युलेटा। अब जो एसिटेबुलेरिया मेडिटेरेनिया है इसके पास जो कैप है ये रेगुलर शेप्ड कैप होती है, जबकि एसिटेबुलेरिया ग्रैन्युलेटा में जो कैप है ये इर्रेगुलर शेप है। ये दोनों शेप्स आपके सामने हैं, ये रेगुलर शेप्ड है और ये इर्रेगुलर शेप्ड मौजूद है। जी स्टूडेंट्स, अब हम रोल ऑफ न्यूक्लियस इन डेवलपमेंट को प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट बेसिकली हिमरलिंग साइंटिस्ट था, इसने परफॉर्म किया। हिमरलिंग showed that if the cap of the acetabulea is removed, it regenerate its cap। कहते हैं कि अगर एक एसिटेबुलेरिया इसके कैप को रिमूव कर दिया जाए तो ये कैप को दोबारा डेवलप कर लेगा। ही कट ऑफ द न्यूक्लियस कंटेनिंग राइजोइड। राइजोइड में न्यूक्लियस था और राइजोइड से चूँकि स्टाक इवॉल्व हो रहा है एसिटेबुलेरिया मेडिटेरेना एंड ग्राफ्टेड इट विद इन सिमिलर न्यूक्लियस कंटेनिंग राइजोइड ऑफ एसिटेबुलेरिया ग्रैन्युलेटा। ग्रैन्युलेटिया के जो न्यूक्लियस है इसमें ग्राफ्ट कर दिया जाता है न्यूक्लियस ऑफ द मेडिटेरेना विद स्टाक ऑफ द मेडिटेरेना। अब होता क्या है कि ही रिमूव द कैप फ्रॉम द स्टाक। स्टाक से उसने कैप को रिमूव किया। स्टाक रीजनरेट न्यू कैप। ही फाउंड दैट डिजनरेटेड कैप हैड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए ग्रैन्युलेटा। जी स्टूडेंट्स, हुआ क्या है कि इसने पहले एक्सपेरिमेंट में कैप को रिमूव कर दिया। जब कैप को रिमूव कर दिया तो इसी एसिटेबुलेरिया ने दूसरी न्यू कैप बना ली। चूँकि इस कैप को कंट्रोल कर रहा है बेस में मौजूद न्यूक्लियस, चूँकि न्यूक्लियस मौजूद था नई कैप बन गई। अब दूसरे एक्सपेरिमेंट में इसने किया क्या है कि एसिटेबुलेरिया मेडिटेरेना के न्यूक्लियस को
राइजोइड से रिमूव किया। अब इसको रिमूव कर दिया यहाँ से, और इसको रिमूव करने के बाद एसिटाब्यूलेरिया ग्रैनुलेटा के यहाँ पे इसके ये वाले पार्ट को यहाँ से रिमूव करके इधर पुट कर दिया। अब कैप और स्टाक थे मेडिट्रेना के, जबकि राइजोइड में जो बेस में न्यूक्लियस था वो ग्रैनुलेटा का था। अब स्टूडेंट्स ने क्या किया कि यहाँ से कैप को रिमूव किया। पुट करने के बाद जब कैप को रिमूव किया तो नो डाउट न्यू कैप ओरिजिनेट हो गई। जब कैप रिमूव कर दिया तो न्यू कैप बन गई। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे जो न्यू कैप बनी थी, ये अगर आप कैप की शेप के ऊपर फोकस करें तो ये इर्रेगुलर शेप्ड कैप बनी थी। इसका मतलब ये हुआ कि जो न्यू कैप है वो बनी थी एसिटाब्यूलेरिया ग्रैनुलेटा की। तो इससे हमें ये बात साबित हो रही है कि जो कैप होनी चाहिए थी वो रेगुलर होनी चाहिए थी, लेकिन रेगुलर नहीं बल्कि इरेगुलर है, जो इस चीज़ को साबित कर रही है कि इस कैप को बेस में मौजूद जो न्यूक्लियस है वो बेसिकली कंट्रोल कर रहा है। जिस पार्ट का न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस स्टूडेंट्स था एसिटाब्यूलेरिया ग्रैनुलेटा का, तो कैप इस न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग बनेगी। ठीक है, तो हमें एक्सपेरिमेंट से क्या साबित हो रहा है कि जो कैप बन रही है ये अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियस बन रही है। तो यहाँ पे हमें साफ वाज़ेह हो रहा है कि न्यूक्लियस किस तरह डेवलपमेंट में अपना किरदार अदा करता है। ये स्टूडेंट्स ये था हमारा एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ पे हम इसका कंक्लूजन निकालते हैं। सो न्यूक्लियस लाइंग एट द बेस ऑफ एल्गा डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ कैप। कैप को डिटरमाइन कर रहा है। स्टार्क ऑफ एल्गा डिड नॉट प्ले एनी रोल। कंक्लूजन क्या है? न्यूक्लियस कंटेन ऑल जीन्स। न्यूक्लियस के जो सारे जीन्स होते हैं विच डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडिविजुअल। इंडिविजुअल की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटरमाइन करते हैं। साइटोप्लाज्म प्ले द रोल ऑफ द सिलेक्शन ऑफ जीन। जीन कौन सेलेक्ट होना है वो साइटोप्लाज्म करेंगे, और सारे जीन्स मौजूद कहाँ पे है? न्यूक्लियस में। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस भी अपना रोल परफॉर्म करता है, और न्यूक्लियस में मौजूद जो जीन्स हैं इनकी सिलेक्शन को जो है ये साइटोप्लाज्म अहम किरदार अदा करता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।